स्वागत है दोस्तों खौफ के तीसरे अध्याय में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रका की मौत एक पहेली बनकर रह गई। एक बंद कमरे में बिना आग के एक इंसान अंदर से राख बन गया। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर बिशनपुर के श्मशान ने अपना हिसाब चुकता करना शुरू कर दिया था? आज की कहानी में इंस्पेक्टर अविनाश उस लकीर को पार करने वाला है जो विज्ञान और अंधविश्वास को बांटती है। आज खुलेगा उस पीतल के संदूक का राज जिसमें रुद्रानी 19 साल पहले मिली थी, और आज मौत फिर से दस्तक देगी, लेकिन इस बार वो बंद दरवाजे से नहीं बल्कि खुली सड़क पर आएगी। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि राख अभी ठंडी नहीं हुई है। सुबह के 10 बजे थे। जिला अस्पताल का पोस्टमार्टम रूम। इंस्पेक्टर अविनाश का चेहरा तनाव से भरा था। उसके सामने डॉक्टर भटनागर खड़े थे जो अपने 30 साल के करियर में पहली बार पसीना पोंछ रहे थे। स्ट्रेचर पर रक्का की लाश पड़ी थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और मुंह अभी भी खुला हुआ था, जैसे वो आखिरी बार चीखना चाहता हो। रिपोर्ट क्या कहती है डॉक्टर? अविनाश ने सिगरेट जलाते हुए पूछा। हालांकि अस्पताल में मना था, लेकिन आज कोई नियम मायने नहीं रख रहा था। डॉक्टर भटनागर ने चश्मा उतारा और कांपते हाथों से रिपोर्ट आगे बढ़ाई। इंस्पेक्टर, मैं इसे मेडिकल साइंस में कैसे समझाऊं, मुझे नहीं पता। रक्का के शरीर पर जलने का एक भी निशान नहीं है। उसकी स्किन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अंदर, उसके फेफड़े, उसका पेट, यहां तक कि उसकी नसों में भी राख भरी हुई है। राख? अविनाश ने भवें से कोड़ी। सिगरेट की राख, लकड़ी की राख? नहीं अविनाश, डॉक्टर ने डरते हुए कहा। हमने फॉरेंसिक लैब में टेस्ट किया। यह ह्यूमन ऐश है, इंसानी हड्डियों की राख। वही राख जो चिता जलने के बाद बचती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने श्मशान की पूरी चिता को उसके गले में उतार दिया हो। यह नामुमकिन है अविनाश, यह कुदरत के खिलाफ है। अविनाश के कानों में ताऊ के शब्द गूंज गए। श्मशान अपना कर्ज सूद समेत वसूलता है। अविनाश ने रिपोर्ट जेब में रखी। थैंक यू डॉक्टर। और हां, इस रिपोर्ट को अभी पब्लिक मत करना। अविनाश समझ गया था कि अब उसे जवाब थाने में नहीं, श्मशान घाट पर मिलेंगे। उसे उस पीतल के संदूक को ढूंढना ही होगा जिसका जिक्र ताऊ ने किया था। अविनाश अपनी जीप से सीधा श्मशान घाट पहुंचा। दिन का समय था, लेकिन श्मशान में हमेशा की तरह उदासी छाई थी। कौवे कांव कांव कर रहे थे। अविनाश सीधा ताऊ की झोपड़ी में गया। ताऊ, मुझे वो संदूक चाहिए, अविनाश ने बिना भूमिका बांधे कहा। रका मर गया, बुरी मौत मरा है। अब अगर तुम चाहते हो कि बाकी लोग और खुद तुम बचो तो मुझे सच जानना है। रुद्रानी कहां से आई थी? ताऊ ने अविनाश की आंखों में देखा। उसे लगा कि यह पुलिस वाला अब भरोसा करने लगा है। ताऊ उठा और झोपड़ी के पीछे ले गया। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन में सांपों की तरह फैली हुई थीं। इसके नीचे है साहब। ताऊ ने इशारा किया। मैंने उसे यहीं गाड़ दिया था जब रुद्रानी 5 साल की थी। मुझे डर था कि कहीं उस संदूक का श्राप बच्ची को न लग जाए। अविनाश ने कुदाल उठाई और खुद खुदाई शुरू कर दी। पाटिल भी मदद करने लगा। लगभग आधे घंटे की खुदाई के बाद धातु के टकराने की आवाज आई। टन मिट्टी हटाई गई। वहां एक भारी, पुराना और नक्काशीदार पीतल का संदूक था। उस पर अजीब तरह के तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे और जंग लग चुका था। अविनाश ने संदूक को बाहर निकाला। वो अजीब तरह से ठंडा था, जबकि धूप तेज थी। खोलो इसे, अविनाश ने कहा। ताऊ ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। छर्रर, जंग लगे कब्जों की आवाज गूंजी। संदूक के अंदर कोई खजाना नहीं था। उसमें एक लाल रंग का कपड़ा था जो अब काला पड़ चुका था, एक सूखा हुआ नाभि नाल और एक ताम्रपत्र जिस पर संस्कृत या किसी पुरानी लिपि में कुछ लिखा था। अविनाश ने वो ताम्रपत्र उठाया। उसे संस्कृत थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन यह भाषा जटिल थी। यह क्या है ताऊ? ये अघोर विद्या की लिखाई है साहब, ताऊ ने बताया। एक बार एक साधु यहां आया था। उसने इसे पढ़ा था। उसने बताया था कि यह बच्ची अग्निसुता है। इसे किसी तांत्रिक ने श्मशान साधना के लिए पैदा करवाया था। इसका जन्म ही जलने के लिए हुआ था। अगर यह अपनी मौत मरती तो मोक्ष मिल जाता, लेकिन अगर इसे कोई मारता तो यह महाकालीन का रूप लेकर लौटती। अविनाश के हाथ से वो ताम्रपत्र छूट गया। सब कुछ साफ हो रहा था। विक्रांत और उसके दोस्तों ने सिर्फ एक लड़की को नहीं जलाया था, उन्होंने एक सोई हुई शक्ति को जगा दिया था।
एक ऐसी शक्ति जिसका घर ही आग है। उधर शहर में विक्रांत की हालत खराब थी। रका की मौत की खबर ने उसे तोड़ दिया था। वो अपने फार्म हाउस पर छिपा बैठा था। उसके साथ बाकी 2 दोस्त बंटी और समीर भी थे। तीनों शराब के नशे में डर को डुबोने की कोशिश कर रहे थे। भाई, हमें बाबा के पास चलना चाहिए, बंटी रोते हुए बोला। मैंने सुना है काली पहाड़ी के पीछे एक ओझा रहता है, वो हमें बचा सकता है। रका कैसे मरा भाई? राख, उसके पेट में राख थी। विक्रांत ने गुस्से में गिलास दीवार पर दे मारा। चुप, बिल्कुल चुप, कोई भूत प्रेत नहीं है। रका को अस्थमा था, शायद अटैक आया होगा। और वो पुलिस वाला, वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हम ठाकुर हैं बे, हम भूतों से नहीं डरते, भूत हमसे डरते हैं। लेकिन विक्रांत की आवाज में जो कंपन था वो उसकी मर्दानगी की पोल खोल रहा था। मैं घर जा रहा हूं, बंटी उठ खड़ा हुआ। मुझे यहां नहीं रुकना, मैं कल ही दिल्ली निकल जाऊंगा। वहां ये गांव का जादू टोना काम नहीं करेगा। बैठ जा बंटी, बाहर मत जा। समीर ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं, मुझे जाने दो। बंटी ने चाबी उठाई और अपनी स्पोर्ट्स कार की तरफ भागा। विक्रांत चिल्लाया, जा, मरना है तो जा, डरपोक कहीं के। बंटी अपनी कार में बैठा। उसने इंजन स्टार्ट किया और एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। कार धूल उड़ाती हुई फार्म हाउस से बाहर निकल गई। बंटी को लगा कि वो भागकर बच जाएगा, लेकिन वो भूल गया था कि आप जगह बदल सकते हैं, लेकिन अपनी परछाई से नहीं भाग सकते। रात के 9 बज रहे थे। बंटी की कार 120 की स्पीड पर हाईवे पर दौड़ रही थी। वो दिल्ली जाने वाले रास्ते पर था। उसने म्यूजिक सिस्टम पर तेज आवाज में गाने लगा रखे थे ताकि उससे डर न लगे। कुछ नहीं है, सब बकवास है, मैं दिल्ली पहुंचते ही सेफ हो जाऊंगा, वो खुद को समझा रहा था। तभी कार के डैशबोर्ड पर लगे टेम्परेचर मीटर में हलचल हुई। इंजन का तापमान अचानक बढ़ने लगा। बंटी ने ध्यान नहीं दिया। अचानक कार का ऐसे ही अपने आप बंद हो गया और वेंट से ठंडी हवा की जगह गर्म धुआं निकलने लगा। अरे यार, ये गाड़ी को क्या हुआ? बंटी बड़बड़ाया। उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। गाड़ी की स्पीड कम नहीं हो रही थी और धुएं के साथ एक जानी पहचानी बदबू कार के अंदर भरने लगी। जले हुए मांस की बदबू। बंटी खांसने लगा। उसने शीशा नीचे करने का बटन दबाया। पावर विंडो जाम थी, दरवाजे लॉक हो गए थे। कार अब एक चलते फिरते ओवन में बदल रही थी। तभी बंटी की नजर रियर व्यू मिरर पीछे देखने वाला शीशा पर पड़ी। उसकी सांस अटक गई। पीछे की सीट पर धुएं के बीच कोई बैठा था, एक काली आकृति, जले हुए कपड़े और वो चेहरा आधा जला हुआ जिस पर चमड़ी लटक रही थी। रुद्रानी। बंटी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। शीशे में रुद्रानी ने अपनी जली हुई गर्दन टेढ़ी की और बंटी की आंखों में देखा। उसके होंठ नहीं थे, सिर्फ दांत दिख रहे थे जो एक खौफनाक मुस्कान में खुले हुए थे। बंटी, ताऊ को बुड्ढा कहा था ना तूने? कहा था कि हम क्या बिगाड़ लेंगे। आवाज कार के स्पीकर से नहीं, सीधा बंटी के दिमाग में गूंजी। अचानक कार के स्टीयरिंग व्हील पर बंटी को भारीपन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसके ऊपर टन भर भारी लकड़ियां रख दी गई हो। वो सांस नहीं ले पा रहा था। कार बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरी और एक पेड़ से जा टकराई। धड़ाम। कार रुकी, लेकिन बंटी अभी जिंदा था। एयरबैग खुल गया था। वो दर्द से कराहा, बचाओ। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। कार के अंदर का तापमान बढ़ने लगा। 50 डिग्री, 60 डिग्री। बंटी को लगा कि उसकी सीट के नीचे आग लग गई है। उसने नीचे देखा, वहां आग नहीं थी, वहां से हजारों लाल चींटियां और कीड़े निकल रहे थे। वही कीड़े जो श्मशान की मिट्टी में होते हैं। वे कीड़े बंटी के पैरों पर चढ़ने लगे। आहा, नहीं नहीं, बंटी तड़पने लगा। वो कीड़े उसके कपड़ों में घुस गए, उसके मांस को काटने लगे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चिता की आग उसे धीरे धीरे जला रही है, लेकिन बिना लपटों के। हाईवे पर सन्नाटा था। कार के अंदर एक इंसान तड़प रहा था। कुछ देर बाद बंटी की चीखें शांत हो गईं। कार के अंदर धुआं भरा था। जब अगली सुबह पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कार का एक्सीडेंट हुआ है। इंस्पेक्टर अविनाश भी वहां पहुंचा। उसने बंटी की लाश देखी। बंटी का शरीर जला नहीं था, लेकिन उसका शरीर मुड़ा तुड़ा था, जैसे किसी ने उसे लकड़ियों के ढेर के नीचे दबाकर कुचल दिया हो। उसकी हड्डियां चूरा हो चुकी थीं और सबसे भयानक बात, बंटी के मुंह में मिट्टी भरी हुई थी, श्मशान की काली मिट्टी। अविनाश ने आसमान की तरफ देखा।
आग और मिट्टी, अविनाश बुदबुदाया। रका को आग ने मारा, बंटी को मिट्टी ने। अविनाश का फोन बजा। उधर से हवलदार पाटिल की घबराई हुई आवाज आई, सर सर एक और बुरी खबर है। ताऊ ताऊ गायब है सर, और श्मशान घाट पर आपकी जीप की पिछली सीट पर किसी ने खून से कुछ लिखा है। अविनाश का दिल जोर से धड़का। क्या लिखा है पाटिल? लिखा है सर, 3 नंबर समीर का, समीर जो विक्रांत का राइट हैंड था। अविनाश समझ गया कि रुद्रानी रुकने वाली नहीं है। वो पंच तत्वों से मिलकर बनी है और वो उन्हीं तत्वों का इस्तेमाल करके मार रही है। अब सवाल यह था, समीर कहाँ है और क्या अविनाश उसे बचा पाएगा या फिर रुद्रानी उसे पानी की गहराइयों में खींचेगी? क्योंकि आग और मिट्टी का काम हो चुका था, अब बारी शायद जल की थी। सुनते रहिए श्मशान की राख।